दोस्तों आज की इस क्लास में पूरी फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल नियम हैं सारे ही नियम को एक ही वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बस एक बार मेरे पर विश्वास कीजिए और इन सारे नियम को तैयार कर लीजिए। अगर एक भी नियम आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे बाहर देखने को मिले तब आप मेरे से कहना। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी बातचीत के। लेट्स गो स्टार्ट दिस क्लास। दोस्तों सबसे पहला नियम आता है कूलाम का नियम और कूलाम का नियम पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके। और कूलाम के नियम को समझने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे पास कोई दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं, तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, या तो अंदर की ओर बल लगाएंगे या बाहर की ओर बल लगाएंगे। और इसी बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम जी ने नियम दिया था। ठीक। ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों, ये देखिए दो बिंदु आवेश हैं, आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यहां पर हमने नहीं लिखा है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी इन दोनों के बीच, हमने अभी आपको बताया दो आवेश रखे होंगे, इन दोनों के बीच बल लगेगा, तो इन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो बल होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ओके। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा दोनों, फिर ये बल दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r, यानी r कहां जाएगा, नीचे जाएगा, साथ में वर्ग बताया तो वर्ग लगा दीजिए। ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर जो समानुपाती है इसका मतलब है कि अगर आवेश बढ़ेगा तो यहां पर बल भी बढ़ जाएगा, यहां पर जो व्युत्क्रमानुपाती यानी दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ती रहेगी तो बल हमारा कम होता रहेगा। ओके। अगर हम समीकरण 1 व 2 को मिलाएं, अगर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अगर हम लोग समीकरण 1 व 2 से चलें तो हमारे पास क्या होगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दोनों समीकरण देखिए, ये यहां पर F है और यहां पर F है, जब दोनों में F होता है तो केवल एक बार लिख लिया जाता है और Q1 Q2 को ऊपर और R को नीचे लिख लिया जाएगा। ओके। अब हम जानते हैं कि जब कभी समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है और यहां पर नियतांक आएगा K, यानी K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ओके। जहां K हमारा किसके बराबर होता है, K जो है वो 1/4πε0 के बराबर होता है। एंड 1/4πε0 का क्या मान होता है, 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 × 10 के ऊपर 9 होता है। ओके। यही हो जाएगा हमारा कूलाम का नियम। आशा करता हूं कि ये नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं आगे के नियम को। ओके। अगला नियम है हमारा गॉस का नियम। यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का अपसालन नाट गुना होता है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, आवेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक गोला है और उसके अंदर आवेश रखा है, तो ये आवेश चारों ओर, इसके ओर क्या लिखेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इससे चारों ओर। ओके। अब यही विद्युत बल रेखाएं, अब इसमें क्या बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर, यानी इस पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स यानी ये बल रेखाएं हैं उसके अंदर आवेश का 1/ε0 यानी आवेश का 1/ε0 गुना हो, यानी कि अगर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है तो 1/ε0 को गुना कर दीजिए। ओके। यही हो जाएगा हमारा गॉस का नियम, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, या फिर इसे हम लोग फाई ई बराबर Q/ε0 भी लिख सकते हैं। ओके। इस तरीके से हमने गॉस के नियम को भी क्लियर कर लिया। अब हम समझते हैं किरचॉफ जी का नियम, किरचॉफ जी के नियम को समझते हैं। ओके। किरचॉफ जी ने देखिए क्या बताया था कि सबसे पहली बात यह है कि किरचॉफ जी ने जो है विद्युत परिपथ संबंधित दो नियमों को प्रस्तुत किया था। किरचॉफ जी ने विद्युत परिपथ से संबंधित दो नियमों को प्रस्तुत किया था, जिसमें से पहला नियम संधि नियम अथवा धारा नियम के नाम से जाना जाता है। पहले नियम को संधि नियम अथवा धारा नियम भी कहते हैं। यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार
डबल इन्वर्टर कमा शुरू, किसी विद्युत परिपथ से किसी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग बराबर होता है। इसका ये मतलब है, देखिए यहाँ इस चित्र में समझिए कि इसमें मान लीजिए ये धारा I1 I2 व I3 इस संधि, यहाँ पर जो संधि है इस संधि की ओर आ रही है। ओके, धारा I1 I2 I3 संधि की ओर आ रही है। अब जो धारा I4 और I5 है ये संधि से दूर जा रही है, यानी कि ये तीनों धाराएं मिलकर इन दो धाराओं के योग के बराबर होंगी। मतलब जितनी धारा यहाँ तक आएगी इन तीनों से उतनी ही धारा बाहर की ओर जाएगी। ये हमारा है किरचॉफ का प्रथम नियम, और इसी नियम को संधि का नियम कहा जाता है, और इसी नियम को धारा के नियम से भी जाना जाता है, और इसी नियम को किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अब हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझते हैं। अब हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किरचॉफ के नियम द्वितीय नियम को लूप के नियम से भी जाना जाता है और वोल्टता के नियम से भी जाना जाता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप के नियम से और वोल्टता के नियम से भी जाना जाता है। यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, प्रत्येक, ये देखिए हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है, इसके प्रत्येक बंद पार्ट में जो धारा बहती है तथा संगत प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी इसमें जो धारा बहेगी और प्रतिरोध होगा उन दोनों का जो गुणनफल होगा उसके विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी I धारा है और R प्रतिरोध, इन दोनों का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अगर हम लोग पास एक के लिए निकालें, पास एक के लिए ध्यान से देखिए, इसमें पहले नंबर पर I1 क्या है, इसमें I1 है, I1 गुणे प्रतिरोध क्या है, R1। ओके, अब यहां से देखिए इसमें I2 धारा है और R2 प्रतिरोध है, लेकिन इसमें चिन्ह देखिए इधर की ओर, यानी धारा इधर की ओर आ रही है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इधर की ओर धारा होती तो प्लस लगता, लेकिन धारा अपोजिट उल्टी ओर आ रही है, इसलिए यहां पर हो जाएगा माइनस। यहां पर I2 और I2 गुणे R2 किसके बराबर होगा, किसके बराबर, विद्युत वाहक बल। यहां पर विद्युत वाहक बल क्या है, E1। फिर इसमें विद्युत वाहक बल यहां क्या है, माइनस का E2, क्योंकि अपोजिट आ रही है ना, क्योंकि अपोजिट आ रही है धारा इधर की ओर, तो यहां पर क्या होगा, माइनस E2। ये पास 1 के लिए हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ओके, अगर हम पास 2 के लिए निकालें, पास 2 के लिए अगर हम पास 2 के लिए निकालें तो क्या होगा, देखिए तो होगा, देखिए यहां से धारा पास 2 में, देखिए ये वाला पास 2 है इधर, तो इसमें देखिए I2 धारा क्या है, I2 और प्रतिरोध R2, तो I2 गुणे R2। ओके, फिर यहां से देखिए धारा इधर की ओर जा रही है, अब माइनस नहीं लगेगा, धारा इधर की ओर जा रही है मतलब सीधी दिशा में है, तो यहां प्लस लगेगा। अब यहां I3 है और R3, तो I3 गुणे R3 किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल। यहां पर विद्युत वाहक कितने लगे हैं, 1 लगा है, यानी E2। ये हो जाएगा पास 2 के लिए। और इसी तरीके से अगर पास 3 होता तो पास 3 के लिए निकालते, 4 होता तो 4 के लिए निकालते। यही हो जाएगा लूप अथवा वोल्टता का नियम। आशा करता हूं कि ये नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नियम आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। इस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए और इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाइए। दोस्तों, अब हम समझते हैं बायो-सेवर्ट जी का नियम। बायो-सेवर्ट जी के नियम को समझने के लिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और किस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हमारे बायो-सेवर्ट जी ने बताया था। ओके, किस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये बायो-सेवर्ट जी ने बताया था। जैसे इस चालक तार के अंदर, इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर एक बिंदु पी लिया गया है। अब इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये बायो-सेवर्ट जी के नियम से ज्ञात करने वाले हैं। ओके, देखिए इन्होंने बताया था कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो, अल्पखंड डीएल के द्वारा, अल्पखंड का मतलब छोटे से खंड, इस डीएल के द्वारा किसी बिंदु पी पर, यानी इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी
निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर होगी? नंबर 1 देखिए किन बात पर निर्भर होगी। नंबर 1 आपको पॉइंट डालना है और आपको पॉइंट में लिखना है, हिंदी में लिखना है कि चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, आपको पहला पॉइंट डालना है और उसमें हिंदी में आपको लिख देना है कि चालक का चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब बी समानुपाती आई, यानी चुंबकीय क्षेत्र आई के समानुपाती, और ये समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि जो चालक का अल्पखंड डीएल है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी इस लंबाई के क्या होगा, इस लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। आपको लिख देना हिंदी में कि चालक के अल्पखंड डीएल की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब बी समानुपाती डीएल। ओके, आपको हिंदी में लिख देना है कि आपको हिंदी में लिख देना है कि ये चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, और आपको लिख देना है बी समानुपाती चालक खंड की लंबाई यानी डीएल। ये समीकरण नंबर आपको 2 मान लेनी है। ओके, आगे तीसरी बात इन्होंने क्या बताई थी? तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि ये जो है चालक खंड की बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये चालक खंड की लंबाई जो है, चालक खंड से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बी जो है वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितनी ज्यादा दूरी पर बिंदु होगा उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये बात बताई थी, इसको हम पॉइंट नंबर 3 मान लेंगे। ओके, और चौथी बात इन्होंने बताई थी कि यह चालक खंड की, आपको हिंदी में लिखना है कि ये चालक खंड तथा दूरी r के बीच बनने वाले कोण साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी कि b समानुपाती साइन थीटा। ओके, b समानुपाती साइन थीटा, ये आपको समीकरण नंबर 4 मान लेनी है। ओके, इतनी बात आपने समझी, ये आपको समीकरण नंबर 4 मान लेनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 को मिला देंगे। लिखेंगे आप समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर। ओके, 4 को मिलाने पर, तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर देखिए b यहाँ है, b यहाँ, b यहाँ और b यहाँ, सब में b है तो केवल एक बार b लिख लिया जाएगा, फिर समानुपाती का चिन्ह लगा लिया जाएगा, इन सारी चीजों को उतार लिया जाएगा। i है पहले, फिर क्या है, dl है, फिर 1/r² है, 1/r² और फिर साइन थीटा। ओके, या हम इसे लिख सकते हैं, या हम लोग अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक नीतांक आएगा, और नीतांक यहां पर होगा μ0/4 पाई। ओके, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगे, i dl साइन थीटा बटे में हमारे पास क्या है, r² है। ओके, अब हम लोग जानते हैं क्या है, μ0/4 पाई क्या है, एक नीतांक है। ओके, अब हम लोग एक बात और समझते हैं कि μ0/4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10 के ऊपर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ओके, यही हो जाएगा हमारे किसका, यही हो जाएगा बायो-सेवर्ट जी का नियम, यही हो जाएगा बायो-सेवर्ट जी का नियम। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ओके, अब हम लोग आगे के नियम को समझते हैं। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं एम्पीयर का परिपथीय नियम। एम्पीयर का परिपथीय नियम देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक है और इस चालक में धारा प्रवाहित है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अभी हमने जाना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या बताया कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश, यानी इस बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मतलब होता है इसके चारों ओर देखिए समाकलन उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली धारा, यानी इस तार में बहने वाली धारा का म्यू0 गुना होता है, यानी कि रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। ओके, dl धारा का म्यू0 गुना होगा, धारा का क्या होगा, म्यू0 गुना होगा, और यही हो जाएगा हमारे एम्पीयर का परिपथीय नियम, यही हो जाएगा एम्पीयर का परिपथीय नियम। इन्होंने क्या बताया था कि इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी उसका रेखीय समाकलन म्यू0 गुना होगा धारा का, और यही हो जाएगा एम्पीयर का परिपथीय नियम। अब हम लोग समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे जी के नियम को। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी चालक तार को इस तरीके से मोड़ लेते हैं, कुंडली नुमा मोड़ लेते हैं,
और उस कुंडली के अंदर क्या चुंबक को प्रभावित करते हैं, तो उस कुंडली के अंदर अपने आप धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी तार को कुंडली नुमा मोड़कर उसमें अगर हम चुंबक को प्रवाहित करें, इस तरीके से चुंबक को डालें, तो उस कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके लिए फैराडे जी ने दो नियमों को प्रस्तुत किया था। प्रथम नियम देखिए क्या कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी कुंडली के अंदर चुंबक को डालते हैं तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है और यह धारा क्या होती है, तब तक ही उत्पन्न होती है जब तक हम उसमें कुंडली के अंदर चुंबक को प्रवाहित करते रहते हैं। ये धारा तब तक उत्पन्न होती रहेगी जब तक हम कुंडली के अंदर चुंबक को डालते रहेंगे और जैसे ही चुंबक को डालना बंद कर देंगे धारा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। और यही बताया था फैराडे जी ने अपने प्रथम नियम में। देखिए और क्या लिखा है, और ये विद्युत वाहक बल केवल तब तक प्रेरित होता है जब तक परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी जब तक हम लोग कुंडली के अंदर चुंबक को डालते रहेंगे तब तक धारा उत्पन्न होती रहेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। ओके, अब हम समझते हैं द्वितीय नियम को। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं फैराडे जी के द्वितीय नियम को। द्वितीय नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसका यह मतलब है कि जितनी ज्यादा स्पीड से हम कुंडली के अंदर चुंबक को डालेंगे उतनी ही ज्यादा धारा उत्पन्न होगी। देखिए, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन उतनी ही तेज होगा जितनी जल्दी हम कुंडली के अंदर चुंबक को प्रवाहित करेंगे। दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत वाहक बल किसके चुंबकीय फ्लक्स की दर के क्या होता है, समानुपाती, यानी ई समानुपाती डी फाई बटे डी टी। ओके, यहाँ पर माइनस चिन्ह कहाँ से आ गया, ये माइनस दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और चुंबकीय फ्लक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं इधर से जा रही हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल इधर, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये माइनस दर्शा रहा है। ओके, अब अगर हम लोग इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या आता है, नियतांक आता है और यहाँ पर नियतांक जो होगा वो के होगा, माइनस का के डी फाई बटे डी टी। ओके, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, n का मतलब क्या है, यानी फेरों की संख्या। देखिए कुंडली जो बनाएंगे, अब उस कुंडली के अंदर फेरों की जैसे 1 2 3 4 फेरों की संख्या होगी। अगर फेरों की n का मतलब फेरों की संख्या है तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा E बराबर माइनस का n डी फाई बटे डी टी। के कहाँ चला गया, के का मान 1 होता है। अगर हम के का मान 1 रखें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा, इसलिए के को खत्म कर दिया है। ओके, और यही हो जाएगा फैराडे जी का द्वितीय नियम। आशा करता हूं कि ये सारे नियम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर।